हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। इस बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हैं। नॉर्मली मैं सीक्वेंस में ही लेता हूँ चैप्टर्स को, लेकिन आज हम सीक्वेंस को रिवर्स करके चल रहे हैं। तो लास्ट के 3 चैप्टर्स आज कवर करने हैं हमें। हाफ एन आवर सबको देते हैं तीनों चैप्टर्स को। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें कोई ज़्यादा टफनेस नहीं है। आप पढ़ेंगे इजीली, आपको समझ में भी आ जाएगा और हम इसको ब्रीफ करते हुए चलेंगे। आज ये हमारा 11th चैप्टर है आपके हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से। थोड़ा थोड़ा इस पर ब्रीफिंग करते हुए चलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी कुछ इस पर पहले से काम किया हुआ है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो इसको कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात आ रही है आपका राइटिंग फॉर्मल मेल्स। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल से क्या मतलब होता है आप लोगों का? ऑफिशियल। जब आप कोई ऑफिस में डीलिंग कर रहे हैं, जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो जब आप उस बिजनेस से रिलेटेड या उस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड आप कुछ भी मेल कर रहे हैं आपस में, स्टाफ को, सीनियर्स को, तो वो फॉर्मल मेल्स कहलाती हैं। फ्रेंडशिप के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर अगर आपस में कुछ आप मेल करते हैं तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। यही वाला हमारा मैटर आउटफिट्स को लेकर भी हो जाता है, फॉर्मल आउटफिट्स, इनफॉर्मल आउटफिट्स जो बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मल मेल्स और इनफॉर्मल मेल्स। ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, हम लोग जानते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड हम लोग इस वक्त हैं। सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है। अगर इस वक्त क्लास से कंडक्ट हो पा रही है तो इंटरनेट की वजह से ही हो पा रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बच्चों को आपस में देखने को मिल रहा है घर बैठे बैठे या जैसे भी है जिस सिचुएशन में, तो उनको सिर्फ इंटरनेट की वजह से। तो यहाँ पर वो कह रहा है इंटरनेट हैज मेड इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आज इंटरनेट की वजह से हम लोग डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, ईच एंड एवरी मिनट हम लोग कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। हमारा जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, चाहे आप मेल्स कर रहे हो, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, देर आर लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया एप्स अवेलेबल फॉर यू। तो उन सब का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू। आज इंटरनेट ऑफ हो जाए तो क्या कुछ उसमें से कुछ चलेगा? कुछ हो सकता है, सिंपल मैसेजेस चल सकते हैं वो भी, और बाकी इंटरनेट आपका पूरा ठप। तो इसका मतलब सब कुछ ठप। मतलब ज़्यादा डिटेल पर जाने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेल को लेकर आता है। मेल के बारे में ज़्यादा इससे पूछा नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। सीधा मेन कंटेंट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या है बेसिकली ईमेल? है क्या? इज अ मेथड ऑफ कंपोजिंग। आप कंपोज करते हो। कंपोज का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, लिखना, कुछ भी आप बनाना, कुछ भी ड्राफ्ट करना, वो सब पार्ट ऑफ कंपोजिंग हो जाता है। आप किसी को मेल करना चाहते हैं। मेल सिंपल है क्या? इट्स अ लेटर। जो जब आप बचपन में सिक लीव या कोई भी लीव आप याद करते थे, आज उस एप्लीकेशन को, आज उस लीव को, आज उस किसी भी चीज को जब आप इंटरनेट के थ्रू, एक जो उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, जब आप उसे सेंड करते हैं तो कहलाता है आपका मेल। एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो क्या है? इट्स द मेथड ऑफ कंपोजिंग। कंपोज करने के बाद आप क्या करते हैं? उसे सेंडिंग, स्टोरिंग। देखो सेंड के साथ साथ वो स्टोर भी हो रहा है। सेंड तो हो ही रहा है। आपको अगर अपनी 2 साल पुरानी मेल देखनी हो कि किसको कब कितने बजे किस सेकंड पर भेजी थी, वो सब आ जाती है। इसमें आगे लीगल मैटर भी आएगा। देखो, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जब आपने उसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू क्या क्या किया, क्या बोल सकते हो? पहला कंपोज करना, कंपोज के बाद सेंड करना, सेंड के बाद स्टोर करना। ये 3 चीजें मेन है इसके अंदर। आगे इसके इफेक्ट्स अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक लीगल स्टेटस क्रिएट करता है बेटा। किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कोर्ट तक के अंदर ये एडमिसिबल मैटर्स हैं। आप मेल देंगे, मेल का आप कॉपी देंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे हर ईमेल के पीछे एक डेट, टाइम विद इन सेकेंड्स तक मेंशन होता है। और हम देख भी रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम कह रहे थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में हमने रिवोकेशन पढ़ा,
टाइमिंग्स का ही तो खेल था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर कब की, एक्सेप्टेंस कब हुई, टाइमिंग का ही तो खेल था। उसी की वजह से सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ईमेल वहां पर एक लीगल कॉन्सेप्ट का रोल भी प्ले करता है। देखो ये यहां पर बताएगा आपको क्या लिख रहा है, इसको जरा एक बार पढ़ें। एन ईमेल इज यूज्ड कैसे, इंटर ऑफिस। अब जैसे सर के पास 3 ब्रांचेस हैं, मदनगीर, कालकाजी, शेखसराय, 3 ऑफिस हो गए। अगर तीनों ऑफिस के बीच में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम रखना है तो मेल के थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम इजी है, और इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन टूल है ये हमारे लिए। इट कैन बी सेंड टू समवन आउटसाइड द कंपनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल ऑफिस चलेगा, ये आप बाहर भी भेज सकते हो। हम लोग सब पार्ट हैं, आप लोग इस वक्त पार्ट हो इंस्टीट्यूट का, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके अलावा अगर कोई किसी को ईमेल भेजनी है तो नहीं भेज पाएंगे, सब हो जाएगा। इट इज फास्ट, इमीडिएट एंड अलाउज अस टू इंटरैक्ट। आपको व्हाट्सएप का मैसेज कभी कभी डिले हो जाता है पहुंचने में, लेकिन मेल डिले नहीं होती। आपने देखा होगा मेल का तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंचती है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अब यहां पर क्या करूं, ये मीटिंग्स में मीटिंग को स्टार्ट करके मीटिंग वाले टैब नहीं समझा, जूम मीटिंग के अंदर। अच्छा यही वाला है। एक सेकंड, सॉरी। ऑनलाइन है नितेश चड्डा, उन्नति, यश कुमार, 3 लोग हैं। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो कह रहा है इट कैन बी सेंड टू समवन आउटसाइड द कंपनी और इंस्टीट्यूशन, फास्ट, इमीडिएट एंड अलाउज यू टू इंटरैक्ट एंड सीक शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। कितनी तरह के पीपल, सब कुछ आ गया इसके अंदर, विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, रिलेटिव, सबके साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट देखो, मैंने रेड लाइन से मार्क भी किया है, इट कनेक्ट्स यू विद एंड बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। कहीं भी हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां पर कनेक्टिविटी है, जहां पर इंटरनेट है, वहां पर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप इसको किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये मैं डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास फॉर्मल मेल्स होती हैं। फॉर्मल मेल्स क्या है, विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन का मतलब है मैं अपने स्टाफ से डील कर रहा हूँ, मैं अपने जो भी सीनियर्स जूनियर सबके साथ हम ईमेल कर सकते हैं, या फिर हम इनके अलावा भी बाहर वालों से कर सकते हैं। सेमी फॉर्मल्स क्या है, एड्रेस टू कलीग्स, फंक्शनिंग विद इन अ टीम एंड एट सेम सीनियरिटी लेवल। और इनफॉर्मल मेल्स क्या है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ भी इस तरह।
ये तो उसने एक सिंपल सा दिया, कभी ऐसा सुनने में आया नहीं है कि मेल्स के बारे में क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे। मेल ड्राफ्ट करने को आ जाएगा मेल के बारे में। तो अब देखो इसमें वो कह रहा है कि फॉर्मेट क्या है मेल का। ये हम लोगों ने सब कुछ देखा है, जब आप प्रैक्टिकली करते होंगे मेल, तो सबसे पहले आपका एड्रेस आता है ना, फ्रॉम सेंडर्स ने, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपका नाम नहीं, ईमेल एड्रेस। फिर टू, जिसको आप भेज रहे हो, सबसे पहला आप जिसको भी आप सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, क्योंकि अगर मल्टीपल लोगों को भेजना है तो एक पर्सन का नाम इसमें आ जाएगा और जो बाकी के पर्सन है वो कॉपी टू में आ जाएंगे। नीचे है आपका सीसी, कॉपी टू, ठीक है। एक और इस कॉपी टू और नीचे है बीसीसी। ये कॉपी टू वो लोग होंगे जब आप ओरिजिनल जिसको भी सेंड कर रहे हो उसको पता चलेगा कि मेल किस किस को भेजेगी, सीसी वाला। और बीसीसी वाला क्या होगा, वो ब्लैंक रहेगा, आपने किसको भेजी वो उसको पता नहीं चलेगा। इंटरचेंज, सीसी में इंटरचेंज है, सबको पता चलेगा कि किस किस को भेजी गई है ये मेल। ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम चाहते हैं कि सामने वाले को पता चले कि इस मेल के साथ कौन कौन लॉगर कनेक्टेड है, जैसे हम लोग करते हैं कोर्ट के अंदर। अगर हमें किसी की कंप्लेन करनी है, मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो हम किस किस को कनेक्ट करेंगे, जो इमीडिएट ऑफिसर है, जो उसका सीनियर ऑफिसर है, जो उसका और बॉस है, या कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्टर को करेंगे, या किसी और डिपार्टमेंट को। सबके साथ कॉपी टू में लिंक करते हैं, तो एक थ्रेड सा बनता है ये कहाँ कहाँ मैसेज पहुंच गया। कुछ लोग तो इतने फितूरी होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर देते हैं और राष्ट्रपति जी को भी ऐड कर देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ऐड कर देते हैं। दिक्कत क्या है, आईडी तो करना है, ईमेल ही तो ऐड करना है, वो वहां पर जाएगी। हाँ, लेकिन ये जरूरी, ये फैक्ट है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को मेल भेजते हैं तो वहां पर मेल चेक होती है, उस मेल का रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, क्योंकि वहां पर देयर आर लॉट्स ऑफ, बड़ी टीम बैठी होती है जो इसी काम के लिए लगी होती है, जो मेल को फिल्टर करती है। आपने कभी कभी सुना होगा, अभी पीछे मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि भाई मुझे थ्रेट आया है मेल के थ्रू। अब मेल तो कहीं से भी हो सकती है ना, पाकिस्तान से बैठे बैठे मेल हो सकती है। अब पाकिस्तान वाले बंदे ने बैठे बैठे मेल की यहाँ पर, उसको तो कोई चिंता ही नहीं, उसको कहाँ से उठाएगी, हिंदुस्तान की पुलिस तो उठा नहीं सकती। तो इस तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ना, कहीं पर भी हो सकता है। आईडी नहीं, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ओनली, आईडी नहीं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं। हाँ, मान लीजिए मैं आपको भेजना चाहता हूँ, मैंने आपको रखा ऊपर ए, और मैं बाकी सबको भी भेजना चाहता हूँ, तो वो कॉपी टू में रख दूंगा। कॉपी टू में एक साथ सारे आते चले जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपने जैसे इनको करा, फिर एक बार स्पेस अपने आप आएगा, फिर आप दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, उसमें मल्टीपल्स होते चले जाएंगे कॉपी टू। यही काम बीसीसी में भी होगा, लेकिन क्या है, बीसीसी वाला का दिखेगा नहीं मेन, जो हमारा मान लीजिए मेन कंटेंडर आप हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा मैंने किस किस को। और नॉर्मली ऐसी सिचुएशन के लिए लोग क्या रखते हैं, प्रीवियस सॉर्ट ऑफ टाइप हो गया कि मैंने किस किस को और, इस तरह से। ठीक है जी। इसमें सब्जेक्ट आप देखते हैं, एक नेक्स्ट कॉलम उसमें आता है सब्जेक्ट, वो अपने आप ही आता है, आपको लिखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। आप मेल का सब्जेक्ट आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, मेल तब भी चला जाएगा। सब्जेक्ट ब्लैंक से चला जाएगा, बीसीसी ब्लैंक को चला जाएगा, सीसी ब्लैंक को चला जाएगा, लेकिन आप जिसको भेज रहे हैं वो ब्लैंक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को तो भेजना ही है, एक एड्रेस तो होना चाहिए ना चिट्ठी के ऊपर। गॉट इट। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है, मिस्टर, डियर, मिसेस, मिस, वो जो आप किसी को भी आप लिखते हैं, सबसे पहला काम आपका वही। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। फॉर्मल में आपका डियर सर के थ्रू भी चलता है, मिस्टर के थ्रू भी चलता है, मिस के थ्रू भी चलता है, ठीक है ना। जिसको भी आप एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे आप लिखते थे बचपन में टू द प्रिंसिपल, तो इसमें टू वर्ड हट जाएगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। डियर नॉर्मली किसके साथ यूज करते हैं, जो हमसे छोटे हों एज में, या हमारे से पोजीशन में छोटे, वहाँ डियर नॉर्मली यूज किया जाता है। जो सीनियर्स होते हैं उसमें रिस्पेक्टेड यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आने दो, अभी आएंगे वहां पर। अभी पहले ये पढ़ लें कि क्या कह रहा है, वो सब आपको दिखाएगा, वो एक एक एग्जाम्पल भी दिखाएगा।
मेन सिर्फ इसमें इतना सही है कि हमें ये पता हो कि सबसे पहले क्या है, फ्रॉम, यानी आप जिसको भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सीए इंस्टीट्यूट को भेजना चाहते हैं, सीए इंस्टीट्यूट को आप कोई मेल करना चाहते हैं वहाँ के किसी वन ऑफ द डायरेक्टर को, मान लीजिए बोर्ड ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर को आप मेल करना चाहते हैं, आपके पास आपकी बुक नहीं आई और आप उनको मेल करना चाहते हैं, तो आप पहले क्या लिखेंगे, उनका ईमेल एड्रेस, उनका सीए इंस्टीट्यूट का नहीं, उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। फिर आप किसी और को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आज नीचे वाली में तो आपका आ जाएगा, आप किसी और को कनेक्ट करना चाहते हैं सीसी में, मान लो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अलावा कोई और भी है तो आप उनका नाम लिखें। बीसीसी में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अपनी एक और मल्टीपल आईडीज बनी होती है, जैसे सबके ईमेल होती है, आपने अपनी मेल लिख रखी, आप ये चाहते नहीं कि उनको पता चले, लेकिन आपके पास एक कॉपी पहुंच जाए एविडेंस के तौर पे। जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि एक एविडेंस के तौर पे, जिससे एक एविडेंस प्रूव हो जाता है कि पहुंची है मेल, हालांकि वहां पे ही प्रूफ आ जाता है, लेकिन हमारी अगर कहीं और पहुंच गई तो पता चल जाता है कि मेल पहुंची है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा आपने उनका, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, नॉट रिसीविंग द बुक्स। अपना सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। फिर आपका आ रहा है मेन बॉडी कंटेंट। मेन बॉडी कंटेंट यानी क्या हुआ, आप ये जो मेल लिख रहे हैं उनको किस लिए लिख रहे हैं, क्या कह रहा है देखो, इट कंटेन्स मेन कंटेंट ऑफ द मेल। आपका मेन कंटेंट क्या है कि आपको बुक नहीं मिली, आपको बुक नहीं मिली, यही तो लिखेंगे आप। तो उसमें क्या रहेगा, आपका पैराग्राफ आप बना देंगे, रिस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ सो एंड सो, माई एनरोलमेंट नंबर दिस एंड दिस, एंड टिल डेट आई डिड नॉट गेट माई बुक्स या स्टडी मटेरियल, फुल स्टॉप, मेन कंटेंट कवर हो गया। फॉलोइंग पैराग्राफ्स विद रिलेवेंट डिटेल्स। मान लीजिए आपको उसके अंदर कोई डिटेल लिखनी है, जैसे डिटेल आपकी डिटेल्स हो सकती है, वैसे तो मैंने कहा ही कि रिस्पेक्टेड सर आई एम सो एंड सो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर विद डिटेल्स अंडर लीव, विद डिटेल्स अंडर लीव, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी जो नीचे मैं आपको अपनी डिटेल दे रहा हूं उस रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूं। टिल डेट आई डिड नॉट गेट माई स्टडी मटेरियल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे माई डिटेल्स आर, जैसे उसने कहा कि आपकी डिटेल्स देनी है, तो आप लिखेंगे अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, और कोई और चीज अगर आपको जरूरत की लगती है तो आप उसमें लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ईमेल एड्रेस ही है। कुछ लोग लिखते हैं तब भी, कुछ लोग तब भी लिखते हैं माई ईमेल एड्रेस। कवर हो गया। लास्ट में फिर वो क्या कह रहा है, क्लोजिंग। आपका मेन कंटेंट कवर, मेल को ही मानकर चला जाता है कि इसमें स्टोरीज कम लिखनी है, आपको मेन कट टू कट पर फोकस करना है। अब आपने क्या करना है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैसे करते हो आप, अपने लेटर की कैसे क्लोजिंग करते थे, आई विल बी वेरी थैंकफुल, आई विल बी वेरी थैंकफुल, प्लीज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, प्लीज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, या प्लीज डू नीडफुल। ये कुछ वर्ड्स हैं, लिख नहीं रहे हो लिख लो, है ना। और उसके बाद फुल स्टॉप कर दिया, गॉट इट, लुकिंग फॉर द अर्ली रिस्पॉन्स या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपका मामला खत्म हो गया। आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर आप कुछ अटैच करने चाह रहे हैं तो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अटैचिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, उनकी लिस्ट लिखती, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे जैसे पैराग्राफ बनता जाएंगे, जैसे जैसे आप कर रहे हैं। उधर आपने अटैच कर दिया, अटैचिंग सब पता है सबको, अटैच कर दिया, अभी तो अटैच किया होगा ना आपने, अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद, अटैच करने के बाद वो क्या कह रहा है, सिग्नेचर लाइन लास्ट में। ये हम लोग तो एक प्रीफिक्सिंग भी हो जाती है, अगर आप उसमें जाएंगे ना मेल के अंदर समझेंगे तो प्रीफिक्सिंग हो जाती है कि वो अपने आप जो आपकी लास्ट की सिग्नेचर लाइन है अपने आप आ जाती है। थैंक्स फ्रॉम, जैसे ही आप फ्रॉम लिखेंगे नीचे अपने पूरा का पूरा आपका वो आ जाएगा। वो भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अगर वो अभी नहीं समझ में आएगा तो भी आप थैंक्स फ्रॉम अपना नाम लिखेंगे और क्लोजिंग कर देंगे। ये होता है हमारा ईमेल। आप पूछो क्या पूछ रहे थे, आप कुछ क्या कहते हैं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल डियर, और क्या, वो तो मैंने कहा ना बड़ा है जिस हिसाब से। इनफॉर्मल में तो कुछ भी नहीं होता, नमस्ते सर, नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी,
गुड मॉर्निंग कुछ भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो आप। गुड मॉर्निंग तो इसमें भी लिख सकते हैं। वो तो बिल्कुल इनफॉर्मल का मतलब है जिसके अंदर कोई मतलब ही नहीं। क्या कर रहा है भाई, दोस्त को लिख रहे हो तो कई जगह नहीं, कई जगह होता है कि सब चीजें नहीं चलती, मेल पहुंच जाती। इसीलिए तो कह रहे हैं मेल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंचती है बेटा, मेल इतना फास्ट है। आपके व्हाट्सएप से ज्यादा फास्ट है मेल, और उससे ज्यादा सिक्योर है। सबसे बड़ी बात, उससे ज्यादा सिक्योर भी है। व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं था एक टाइम पर, पीछे लोग कहते हैं ना व्हाट्सएप हैक कर लिए। हाँ अभी भी हुआ है। क्यों? कि वो बोल रहे थे कि उसकी प्राइवेसी वगैरह सब अनलॉक कर देगी, कि कोई प्राइवेसी में डालना। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो आपको उनकी डिटेल में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट लाइन में क्या हो सकता है। देखो एक बार जल्दी से पढ़ लें, खत्म करना है। सब्जेक्ट लाइन में देखो क्या क्या हो सकता है। कह रहा है सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट लाइन कैन entice people to open your email to read. नॉर्मली सब्जेक्ट को देखकर लोग मेल खोलते हैं कई बार। तो सब्जेक्ट को देखकर मेल खोलते हैं। आप अपना ईमेल आईडी खोलना, ईमेल खोलना, आप खोलेंगे तो उसमें एड्रेस दिख रहा, उसमें मेन यही दिख रहा होता है कि वो किसके रिफ्लेक्ट में। और जानबूझकर वो लोग, कुछ तो जो गंदे टाइप के लोग होते हैं, वो जानबूझकर ऐसा लिखेंगे अट्रैक्टिव सा कि आप उसे तुरंत खोलोगे। उनका सब्जेक्ट इतना अट्रैक्टिव होता है। वो कह रहे हैं ना, गुड सब्जेक्ट लाइन कैन एंटाइज पीपल टू ओपन योर ईमेल। समझ रहे हैं? लेकिन जो फॉर्मल में होता है उनके पास तो पहले से ही पता होता है। आप जब धीरे धीरे इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मल में क्या होता है कि आपकी इसके अंदर भी एक एड्रेस बुक होती है, आपके ईमेल एड्रेस उसके अंदर सेव होते चले जाएंगे। जैसे हमारे, आप किसी को भी मेल करोगे आप उसको सेव कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस, तो वो अपने आप पता चलने शुरू हो जाते हैं। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज जो हैं, इनका अपना ईमेल का सिस्टम भी अलग होता है। पता चल जाता है कि हमारे ऑफिस की है कि नहीं, उनको देखते ही पता चल जाता है। उसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। खैर, तो आगे क्या कह रहा है, बैड सब्जेक्ट लाइन कैन लैंड योर ईमेल इन ट्रैश। इसके अंदर आप देखते होंगे मेल के अंदर आपका होता है एक ट्रैश बोर्ड भी होता है, जिसके अंदर फालतू की मेल चली जाती है। कुछ ये भी अपनी तरफ से फिल्टर करता है, जो उनका अपना सॉफ्टवेयर है फिल्टर करता है। उस फिल्टर के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि कौन सी मेल कहाँ जानी चाहिए। लेकिन इस पर ज्यादा भरोसा मत करना, कभी कभी इंपॉर्टेंट मेल भी ट्रैश में चली जाती है। तो इस पर ये मत सोच के चलना कि सिर्फ बकवास जाती है। तो ट्रैश वाले को जरूर खोल कर देखना, हो सकता है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आई हो तो वो भी कहीं उसमें डाल दी गई, तो जरूर चेक करते रहना। तो इस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लिखेगा तो वो यही कि जो फालतू वाली होगी वो उसमें जाएगी, लेकिन हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, आप लोग भी शायद देखते होंगे, इंपॉर्टेंट उसके अंदर चली जाती हैं। कोई कंपनी फोन कर दो, कहते हैं अच्छा सर आपने उसमें देखा क्या, तो मैंने तो एक को कह दिया उनका इतना बुरा आपका वो है क्या पोर्टफोलियो कि आपकी भी ट्रेस में चली जाती है। मैंने तो तो ये हमारा सब्जेक्ट लाइन में आ रहा है। सेल्यूटेशन ग्रीटिंग्स देखो, एग्जाम्पल लिख रहा है डियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो छोटा ही हुआ तो डियर ही लिखेंगे या नहीं, मैं आपके लिए डियर लिख सकता हूँ। नॉर्मली आपका टीचर को डियर लिखना नहीं बनता, ठीक है ना। इफ यू, क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें और कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सर मैडम डियर ये आप अपने आप से डिसाइड कर लेना। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट यही है। डियर नॉर्मली अपने से पोजीशन छोटी हो या अपने से एज छोटी हो, दोनों में से कुछ भी आपको पता हो तो वो लिख लेते हैं, है ना। सीनियर्स को डियर लिखोगे तो सीनियर्स कई बार माइंड कर जाते हैं। जैसे जेंडर सिस्टम है, जेंडर में तो हमें खास ध्यान रखना पड़ता है इनिशियल स्टेज पर। आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो अलग इशू है, नहीं तो उसमें कहा ही जाता है, प्रैक्टिकली कहा जाता है कि आप अगर फीमेल को आप एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पर कभी भी डियर वर्ड यूज ना करें, है ना। कभी कभी कोई गलत सोच गया तो दिक्कत है। इसी तरह से फीमेल्स को भी कहा जाता है कि भाई आप कोशिश करो कि इस तरह के वर्ड्स, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मेंटेलिटी का बड़ा रोल है, कुछ भी सोच जाते हैं। बॉडी ऑफ ईमेल में देखो क्या कह रहा है,
देख लो इसके अंदर बॉडी ऑफ ईमेल में क्या कह रहा है, मैंने ये कहा था ना पहले कि सर आई एम सो एंड सो, तो क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू आर कनेक्टेड विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सीए इंस्टीट्यूट के किसी बोर्ड ऑफ स्टडीज के किसी डायरेक्टर को एड्रेस कर रहे हो, आप चाहे उसे 10 बार करो, लेकिन आप मानकर चलना कि आप उसे फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, क्योंकि हाउ डू ही नो यू, ये लाखों स्टूडेंट हैं और उसको कहाँ याद रहेगा। आप रेफरेंस दे सकते हो नीचे कि मैं अर्लियर मेल वाज सेंट टू यू ऑन सच एंड सच डेट, और एड्रेस भी आप लिख सकते हो, उसको वापस अटैच भी कर सकते हो कि ये मेल मैंने आपको भेजा था। ब्रीफली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन द बिगनिंग, मैंने कहा था ना ब्रीफली, कोई ज्यादा इसके अंदर हाई तोबा नहीं है कि आप पता चला पूरी स्टोरी लिखते जा रहे हो। सर मैं आपको एक तारीख को मिला था, उस दिन ये हुआ, मैंने आपके साथ कॉफी की, उसके बाद आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, लेकिन ये नो, बिल्कुल बी प्रिसाइज, आपका सब्जेक्ट मैटर पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। लिखा भी है देखो, बी क्लियर एंड कंसाइज, ऑर्गेनाइज द कंटेंट पॉइंट वाइज पैराग्राफ्स, आप पैराग्राफ में दे सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा मेन सब्जेक्ट लिख दिया क्या है, उसके बाद अपनी डिटेल नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख दी। ऐसे नहीं कि सब चीज एक ही पैराग्राफ में मर्ज कर दो, वो कभी कभी लिखा आपने सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब बातों पर एक बात एकदम से ध्यान नहीं जा पाता, कुछ स्किप हो गया तो दिक्कत होगी। ईच पैराग्राफ शुड हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आप देखो मैंने कहा ना कि ऐसा ना हो कि एक ही के अंदर सब कुछ मर्ज कर दिया, अगर आपके मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो वन बाय वन कि मेरा ये एक पॉइंट ये था, फिर ये था, ये डिस्कस करना, तो इस तरह की। क्रैक द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। ईमेल लिखते वक्त हमें बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर भी कई जगह करेक्शन करता हुआ चलता है, साथ साथ करेक्शन करता हुआ चलता है, वो आपको फायदा मिलता है। लेकिन बताने का फर्ज इसका सिलेबस का ये है कि आपको भी खुद भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि फिर आपको पता है कि ऑटो करेक्ट करता है तो कुछ भी लिखते चलेंगे, इतना भी ऑटो करेक्ट नहीं करता वो। ठीक है जी। क्लोजिंग, जस्ट एज यू स्टार्टेड ऑन द प्लेजेंट नोट विद ग्रीटिंग, जैसे आपने डियर से स्टार्ट किया तो उसका मतलब है कि क्लोजिंग भी उसी तरीके से कर रहे है ना। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, नीचे लिख रहे विद रिगार्ड्स, विद थैंक्स, जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ अ फ्रेंडली नोट, फॉर एग्जांपल थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस लिखा है। चूजिंग अ क्लोजिंग दैट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट्स योर सेंटिमेंट्स, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, माई वार्म विशेस टू यू, इस तरीके से माई हम्बल रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों में कुछ एक वार्म विशेस, वार्म, थैंकफुल, हम्बल, ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत यूज किए जाते हैं, नोट नहीं कर रहे हो कहीं पर भी आप। चूज अ क्लोजिंग एंड जनरली रिफ्लेक्ट योर सेंटीमेंट्स हो गया, सिग्नेचर आ गया, ऑलवेज यूज योर फुल नेम। मैं वाई गुप्ता नहीं लिखूंगा, योगेश गुप्ता पूरा नाम लिखना है, ये कोशिश करनी है आपको भी। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन इन द सिग्नेचर, जैसे मैंने बताया था आप नाम लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, कभी कभी लोग वापस ईमेल एड्रेस भी पूरा लिख देते हैं और तो ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी ये दिखाने के लिए कि भाई जो ऊपर लिखा है वही सेम मेरा एड्रेस है। इसने फिर एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को देखें, पहले इनकरेक्ट वर्जन दिखा रहा है आपको, लायो बुक नहीं लायो, क्योंकि इसे छोटा करूंगा तो मैं चाहता हूं एक साथ पूरा दिखे। नहीं दिख रहा, ब्लर क्यों आ रहा है, ब्लर आ रहा है। देखो क्या लिख रहा है बेटे, एक बार देख लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए इनकरेक्ट वर्जन में क्या लिखा है और करेक्ट वर्जन में क्या डिफरेंस है।
पढ़ लो बेटा। बड़ा इनफॉर्मली उसने लिखा है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मली लिखा है उसने। जैसे मैंने बताया ना कि जो समझ में आता जा रहा है कि हाँ जी कलर, अच्छा ये भी लिख दो, अच्छा ये क्वांटिटी, ये सब जो सब कुछ चीजें लिखने की उसका लग रहा था, सब कुछ लिख उसने सब कुछ दिया। अब आपको ये असेस करना है कि इसको कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि क्या कह रहा है, देखें जरा। ऊपर था डियर संजना श्रॉफ, हमने क्या कहा था कि मिस्टर मिस कुछ इस तरीके के वर्ड लिखने है ना, तो उसने क्या कहा, डियर मिस श्रॉफ कर दिया उसने। ये मिस जरूरी होता है इन सब चीजों का ना, मिस्टर मिस श्री, इस जो हम यूज करते हैं मिसेज, ये बहुत जरूरी है। ऊपर उसने पहले ही बोला था सैल्यूटेशन के लिए, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा है कंपैरिजन में, देखो I read online that you are selling business cards. I was wondering how much if I only wanted 500. यानी वो एक तरीके से पूछना चाह रही है कि अगर मैं 500 मांगू, 500 बनवाऊं तो क्या प्राइस होगा। इस कलर एंड लोगो एक्स्ट्रा, ये गलत क्वेश्चन हो गया उसका। कैन आई सी एन एग्जाम्पल बिफोर ऑल आर शिप्ड और विल दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा। You seem to have great business, so I hope you can help. Thanks. Jess Higgins. तो आपको ये समझना है कि उसने करेक्ट वर्जन क्या करना है, क्योंकि उसने हमें पहले ही बताया था कि आपके जितने पॉइंट्स हैं वो आपके अलग अलग पैराग्राफ्स में होने चाहिए। सबसे पहले उसने क्या कहा हमें कि उसका पहला पूछने का रीजन क्या था, पहला पर्पस तो क्या पूछने का था कि आप बिजनेस कार्ड्स में डील करते हो। तो देखो उसने वही लिखा है, वो सर्चिंग ऑनलाइन फॉर अ कंपनी दैट मेक्स बिजनेस कार्ड्स। I came across your website and I'm extremely impressed. However, I do have a few questions. ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज आप याद करके जाएं, लर्न करने का प्रोसेस नहीं है, बात को समझने की है कि आपने सबसे पहले स्टार्टिंग, मैंने क्या कहा था, मेन कंटेंट, स्टार्टिंग आपको करनी है किस तरह से कि आप उसको नहीं जानते। जब आप उसको नहीं जानते तो आप उस तक पहुंचे कैसे, आप ये बता रहे हैं। आप उस तक पहुंचे कैसे, थ्रू वेबसाइट सर्च। आप थ्रू वेबसाइट सर्च पहुंचे और आपका पर्पस क्या है, बिजनेस कार्ड छपवाना। तो आपने जब लिखा सीधा कि डियर मिस श्रॉफ, तो जैसे मैं अगर होता, मैं क्या कहता कि आई माई सेल्फ योगेश गुप्ता wants to make a deal with you regarding printing of business cards, है ना। उसके बाद में आपने लिख सकता हूं कि आई गॉट योर डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब उसने क्या था कि अगर मैं 500 का ऑर्डर करता हूं तो मेरे को प्राइस क्या होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क इफ आई विल ऑर्डर यू रिगार्डिंग 500 बिजनेस कार्ड्स व्हाट इट विल कॉस्ट मी। ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि भाई लोगो के लिए बात कर रहा है, कलर के लिए बात कर रहा है। डू आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ कलर्स and what it will be the cost if I use multiple colors, and I also want to have a logo on my business cards, so it do it be an extra charge। तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते। फिर क्या कह रहे हैं, you seem to be a get, वो तो अलग चीज हो गई। आपका मेन कंटेंट कवर हो गया, आपने जो जो पूछना था वो कवर हो गया, आप सीधा क्लोजिंग पर आ जाओ। लुकिंग फॉर द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, थैंकिंग योर्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। I appreciate your assistance and looking forward to hearing
फ्रॉम यू। मैंने क्या लिखा, लुकिंग फॉर द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज अप टू यू। ऐसा नहीं है कि एकदम से रट कर जाओ। लुकिंग फॉर द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। आगे आप लिख सकते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू विद माई वार्म विशेस, थैंक्स। आप नीचे आपका एड्रेस, नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी, दैट्स ऑल। हो गया काम थोड़ा। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने अपना लिख कर नहीं आना है। हाँ, उसमें मिस करना है, कोशिश ये करनी है। इसको भी एक गलत साइन माना जाता है अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिख कर आते हैं एग्जाम में। गलत, एग्जामिनी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, गलत साइन माना जाता है। आपने जैसे अपना शुरू का लिखा और बीच के 3 अक्षरों में एक्स एक्स लिखकर कुछ भी लिखा, ऐसे करते हैं 3 या 4 शब्दों में, तो ऐसे नहीं लिखना। हाँ, लिख सकते हैं, 8 कर दो, क्या दिक्कत है उन्हें इस बात से हाँ, मैं कहता हूँ कुछ भी लिख दो, अपना मत लिख कर आना। ठीक है जी। आपको इसने कई सारे हिंट्स दिए हैं, लेकिन एक बार जरूर पूछ लेना। जैसे कई चीजें कह रहा है, आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग आ रहा है, देखो क्या कह रहा है, आई वुड लाइक टू नो इफ, कुड यू प्लीज लेट मी नो इफ, कुड यू कंफर्म मी। ये आपको कुछ बातें पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एज डिस्कस, टू फॉलो अप योर मीटिंग इज रिक्वायर्ड, ये सब चीजें आपको एक बार जरूर देखनी है। थैंकिंग में आ गया, देखो, गेटिंग बैक टू मी, द इंफॉर्मेशन, द अपडेट, द ईमेल, फॉलोइंग ऑन, इस तरीके से। एंडिंग में देखो आ रहा है, आई विल गेट बैक टू यू सून, आई विल लेट यू नो, लेट मी नो। आप किसी को अगर बोलते हैं ना आई लेट यू नो, तो इस तरह से ये उसने फिर इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट ईमेल के कुछ पॉइंट्स बता दिए। हम उसको ऊपर देख ही चुके हैं कि क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पॉइंट्स आपके बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए कि क्या आप चाहते हो, मेल का आपका पर्पस क्या है, लैंग्वेज, टोन। जैसे पीछे जो एकदम लैंग्वेज थी, एकदम सी खड़ी लैंग्वेज, वो बिजनेस लैंग्वेज नहीं है। यूज अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, लिखा भी हुआ है देखो 6 पॉइंट में, कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल। अब शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसा भी मत कर दो कि उसको समझना है। 8वें में देखो क्या कह रहा है, स्टेट द मेन पर्पस, फोकस्ड रहना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार गो थ्रू होकर काम खत्म करना, लेकिन हमारा मेन था मेल को किस तरह से आपने लिखना है। कुछ और भी इसने सैंपल्स दिए हुए हैं, ये जरूर देख लेना। क्या बेटा, वही है 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ फिक्सिंग नहीं है बेटा, नो फिक्सिंग। मिनिमम 5 का आएगा, 6 का आएगा, क्योंकि आपको हमने बताया था ना कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट तो मिनिमम रखते हैं। मान लीजिए अगला पार्ट कोई छोटा सा रखा है तो इसे 7 नंबर का कर देंगे, या 5-5 के 2 कर दिए, या 6-4 की रेशियो, वो इट डिपेंड्स। ये तो भाई किसी के हाथ में नहीं है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ईमेल वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं इसलिए काम काम की चीजें पहले करा रहा हूँ, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, फटाफट इनकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। लैपटॉप या मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल से भी ईमेल हो जाती है, आपको पता ही है, तो आप इनको यूज करो। आप खोलकर फॉर्मेट उसका चेक करो तो आपको आ जाएगा। कोशिश करो कि आपस में 10-12 लोग आपस में एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लो, सारे लोग, जिसका अगर बना तो सबका ही हुआ होगा। हाँ, मुझे भेज दो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो मुझे भेजो।
है ना। मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ आपको, भेज अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना। आपस में भी करो, और कोशिश करो कि अगर किसी को आप करते हो मेल और किसी को व्हाट्सअप करते हो तो उसको कहो व्हाट्सअप नहीं करेंगे, मेल के थ्रू बात करेंगे कुछ दिन के लिए, लिखने का आइडिया शुरू होगा, है ना। फॉर्मेट तो क्लियर हो ही जाएगा। और ऐसा ना हो कि पता चला कि इसके चक्कर में इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही है मतलब व्हाट्सएप भी करते रहना, मेल भी करते रहना, उसमें लिख देना कि आई हैड मेल्ड यू, मेल में लिख देना आई हैड व्हाट्सएप यू आल्सो कहीं ऐसा ना हो कि पता चल रहा है मेल खोल नहीं रहे। मतलब होता है, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था। हमारे कल्चर में व्हाट्सएप ज़्यादा है कोर्ट कचहरी में, लेकिन जब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कोरोना का, तो इसमें मेल प्रोसेस स्टार्ट ज़्यादा हुआ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो भी हमें होता था वो मेल के थ्रू आता था मैसेज। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ था कि वो मेल और व्हाट्सएप दोनों इकट्ठे करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हर तरह के वकील हैं, कोई मेल भी देखेंगे कोई नहीं भी देखेंगे, तो दोनों चीज़ें जाती थी। अब क्योंकि अटैचमेंट है, अगर 200 पेज की अटैचमेंट है, वो व्हाट्सएप पे तो आ नहीं सकती, वो कई बार नहीं हो पाती, जब कंटेंट हैवी होता है तो व्हाट्सएप नहीं लेता, तो मेल पर इजीली वो अटैच हो जाती है। तो सब कुछ मेल के थ्रू होना शुरू हो गया था। 200 पेज की अगर कोई लगा रहा है, केस फाइल कर रहा था, तो सारा ईमेल में चला जाता था। और जो सरकारी एजेंसी है, सरकारी क्या, हर बड़ा हाउस मेल के थ्रू काम करता है, उन सब के मेल खुले रहते हैं हमेशा। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो कॉर्पोरेट्स में है, वो कहते हैं हमारा सबसे पहला काम होता है जाते ही ईमेल अकाउंट खोलना, मोबाइल पर ईमेल अकाउंट ऑन रहना। कह रहा क्योंकि मेल आती रहती है, तो कहता वो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे। पढ़ा हुआ है? कोई नहीं, पढ़ा तो बेटा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कंटेंट्स कवर करने हैं, ये हमारी ड्यूटी है। वैसे तो हम जानते हैं कि बेसिकली रिज्यूमे क्या है, हमारा बायोडाटा, है ना। बायोडाटा का मतलब यहाँ पर हमारा रहता है कि हमारी पूरी डिटेल, हम किसी के पास जा रहे हैं, वो बजाय पहले हमें जाने, उससे पहले हमारा एक रिटन फॉर्मेट हमारे बारे में उसको ब्रीफ कर दे, बेसिकली ये है ना। रिज्यूमे का मतलब क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग आवर ब्रीफ रिगार्डिंग आवर qualification, our experience, our personals with the person in writing before our presence actually, हमारी अपीयरेंस से पहले उसके पास एक ब्रीफ पहुंचा। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस यू, है ना। आपको इंट्रोड्यूस करता है ये सामने वाली पार्टी पर, द एप्लीकेंट टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। नॉर्मली रिज्यूमे कब दिया जाता है, एम्प्लॉय के द्वारा, या आप जब जॉब सर्च कर रहे हैं, या कोई ट्रेनर भी कर सकता है। इट टेल्स देम, छोटी छोटी बातें मैंने 3 पार्ट में कर दिया, आप भी मार्क कर लेना। पहला, हु यू आर, पहला आपको वो क्या बताना चाहता है, आप अपने, मैंने बताया ना, आप अपने रिज्यूमे से एक अपने बारे में बता रहे हैं कि हु यू आर, आप कौन हैं, आपका नाम आ गया, व्हाट यू हैव डन, योर एक्सपीरियंस, व्हाई दे शुड हायर यू, 3 चीजें वो बताता है। हु यू आर, आपने बताया माई सेल्फ एक्स वाई जेड, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग सिंस पास्ट 2 years। एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया। फिर बाद में पर्सनल डिटेल्स, माई डेट ऑफ बर्थ,
मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो पार्ट्स में बटा हुआ होता है हमारा ये। ठीक है जी। क्या कह रहा है? द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रिज्यूमे मस्ट नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या बोलते हैं, जो कंपनीज हायर करती हैं, जो प्लेसमेंट सर्विसेज की कंपनी रन कर रहा है। तो इनका कुछ सिस्टम होता है कि इनके पास बहुत सारे लोग अपने रिज्यूम्स भेजते हैं, और इन रिज्यूम्स को ये लोग फिल्टर करते हैं, और फिल्टर के बाद कंपनीज के पास भेजते हैं। वो खुद जब एक्सपीरियंस शेयर करता है, कहता है योगेश कभी कभी इतने घटिया तरह के रिज्यूमेस होते हैं ना, कहता हम ही रिजेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिज्यूमे ऑनली। कह रहा अपने आप में रिज्यूमे आपका इतना एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका, कि वो अपना इम्पैक्ट डाले, अपना एक इम्पैक्ट डाले। मैंने क्या कहा कि हाउ डू आई नो यू? भाई आप मेरे यहाँ जॉब मांगने आ रहे हो, मैं आपको जॉब पर क्यों रखूं? तो आप कैसे बताओगे? मिलने से पहले, बिफोर मीटिंग कह रहा हूं, बिफोर पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं, मैं आपको जानता ही नहीं। तो आप अपने ब्रीफ में सब कुछ मुझे बताओगे ना, उसमें क्वालिफिकेशन बताओगे, आपने क्या क्या कहां का काम किया हुआ है, वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, कह रहा है एक रिज्यूम आया, एक बायोडाटा आया, उसने लिखा कि पहला 6 महीने का एक्सपीरियंस कंपनी ए, दूसरा 6 महीने का एक्सपीरियंस कंपनी बी, तीसरा 6 महीने का एक्सपीरियंस कंपनी थी। उसने पूछा जब इंटरव्यूअर था कि भाई 6 6 महीने ही जॉब करते हो क्या? कैसे पकड़ा उसने? देखो कि आप जो एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, इसका मतलब आप 6 महीने के बाद अगली कंपनी पहुंच जाते हो, क्योंकि अगली कंपनी में जाओगे 1 2 हज़ार का ऊपर तो अप्रिसिएशन मिलेगा ही, तो आप पहुंच जाते हो आगे। तो इसका मतलब आपकी तो जो स्ट्रेंथ है आपकी, पर हम भरोसा तो कर ही नहीं सकते कंटिन्यूटी पर। तो कह रहा रिजेक्ट हो गया हो। कह रहा हम तो उन्हीं एम्प्लॉइज को देखना पसंद करते हैं जो कम से कम हमारे यहाँ 3 4 5 साल रुके। रिजेक्ट। ये चीजें मैटर करती हैं और कई जगह नहीं मैटर करती। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस बना, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडब्ल्यू बना। तीनों अटेम्प्ट फर्स्ट, उसने कभी एग्जाम दोबारा दिए ही नहीं। मतलब सीए बना, 2 बार एग्जाम दिए, एक बार दिया फाइनल इंटर बोथ ग्रुप क्लियर, एक बार दिया फाइनल बोथ ग्रुप क्लियर, सीए बन गया जी 2 बार एग्जाम देकर। इतने जबरदस्त स्टार थे उसके। सिर्फ सीएस फाइनल का एक ग्रुप उसने रिपीट किया था, बाकी उसने कोई सीए में 1 डन में क्लियर। तो वो जब इंटरव्यू देने जाता था, अब क्योंकि जब फर्स्ट डन में बन गया तो उस वक्त उसकी एज भी 23 24 ही थी, छोटी एज का बच्चा, 3 3 क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपेस्ट हो गया ना वो। क्या चाहिए? एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ इंटरव्यू देने गया था, उसने पूछा कि अगर हमारा पैकेज के ऊपर कोई आपको कोई दूसरी कंपनी अभी ऑफर कर दे तो आप क्या करोगे? कह रहा मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन कौन बोल रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन बोलती है। वो कहता है आप मुझे पहले ही वो पैकेज दो जिससे ऊपर कोई और दे ही ना पाए। उसने सिंपल बोला। कह रहा आप अपना हाईएस्ट पैकेज दे दो, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। कह रहा मार्केट में आप, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, आप भी पैसा कमाने के लिए बैठे हो, मैं भी पैसा कमाने के लिए आया हूँ। अगर मैंने एजुकेशन ली है, क्वालिफिकेशन ली है, 1 डन में ली है, तो मेरे अंदर कुछ काबिलियत है। अब आपने उस काबिलियत का कैसे वैल्यू करनी है वो बताइए। तो ये चीजें होती हैं। जेके टायर में एमडी फाइनेंस है वो, उसके बॉस ने बीएमडब्ल्यू से गिफ्ट किए, मतलब बीएमडब्ल्यू गिफ्ट किए, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन ना। उसने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो। जबकि अब जिसने बीएमडब्ल्यू गिफ्ट किया उसने पैकेज क्या दे रखा होगा उसे? कोई कॉम्पीट कर सकता है? क्या हुआ? तो क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, इतना लाइटली मतलब हर कोई बताता होगा।
मैथ्स वाले सर भी बताते होंगे, इको वाले सर भी बताते होंगे, अकाउंट्स वाले सर तो बताते ही रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करके बता रहा हूँ आपको। और इसमें 1% कोई झूठ नहीं है। अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। वैसे आप मुझसे नाम पूछ लेना और जाकर आप मिलकर आना उससे। वेरी हम्बल गाय, मिलेगा आपसे, गाइड करेगा। तो लोग गेन कर रहे हैं इन क्वालिफिकेशन से, तो ऐसा मत सोचना। खैर अभी हम रिज्यूमे पर ही आ जाते हैं। तो कह रहा है इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका किस तरीके से प्रेजेंटेशन रिज्यूमे के अंदर है, वो सामने वाली पार्टी को एक इमेज क्रिएट करता है कि ये कैसा होगा। कह रहा है हाउएवर अ रिज्यूमे इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कवर। नॉर्मली अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी तो आपका एक रिज्यूम कुछ खास नहीं बनेगा, बिकॉज व्हाट यू अचीव्ड ओनली 12th स्टैंडर्ड क्लियर आप बता सकते हैं और कुछ नहीं, है ना। परस्यूइंग में आ जाएगा सीए फाउंडेशन। लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे आगे, आप क्वालिफिकेशन अचीव करते जाएंगे, अपनी बैग्स में डालते चलेंगे, तो आपका भी रिज्यूमे बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन कह रहा है कवर लेटर उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक जरूर डिस्कस करूंगा आपसे, स्वॉट एनालिसिस। हर बड़ी मल्टीपल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को समझाती है, और फर्स्ट टाइम सीए इंस्टीट्यूट ने इस बुक के अंदर डाला है, जबकि होना चाहिए था मैनेजमेंट की बुक में भी, नहीं है। फर्स्ट टाइम डाला है, हमने पढ़ा इसे जब मैं कुछ एक और कोर्स कर रहा था, वहां पर मैंने इसे पढ़ा था। लेकिन बड़ा अच्छा लगा था जब इन लोगों ने इस बुक के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। जो बहुत बड़ी बड़ी एमबीए की जो कंसर्न्स है ना, जो एमबीए के कोर्सेज कराते हैं, वो ये सब पढ़ाते हैं, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। हाँ जी। एस क्या है, योर स्ट्रेंथ, और डब्ल्यू क्या है, आपकी वीकनेस। दोनों एक साथ, एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, एक तरफ आपकी वीकनेस देखी जाएगी। ये आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओ से अपॉर्चुनिटीज, और टी से यानी ये दोनों आपस में एक साथ हैं। अपॉर्चुनिटीज के साथ थ्रेट्स होते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ सारी लिखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स, ये सब स्ट्रेंथ है। आपकी लॉयल्टी, ये भी स्ट्रेंथ है। और आपके वीकनेस क्या हो सकती है, वो आप लिखें उस वीकनेस के हिसाब से, कि भाई मैं ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकता, मेरी वीकनेस है। मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता, ये मेरी वीकनेस है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, भगवान ना करे किसी को आप में से जॉब करनी पड़ जाए, तो वहां बॉस को क्या कहोगे कि सर बैठ नहीं सकता ज्यादा देर तक, बोल पाओगे? तो कहेगा बैठ नहीं सकता था, बेटा घर बैठो आराम से, यहाँ तो काम करना पड़ेगा 8 घंटे नहीं 10 घंटे, है ना। घर में तो मम्मी कुछ कार के बेटा चाय पिएगा, बेटी चाय पिएगी, थक गई होगी, ये ले ले वो ले ले। यहाँ तो मतलब वैसा वाला चाटा नहीं, लेकिन ताने मार मार के चपेटे पड़ते रहेंगे इनडायरेक्टली, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं, उसमें काफी सच दिखाते हैं। बाकी फाइट फीट में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन प्रताड़ित करने में तो सच्चाइयां पूरी हैं। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, उसने डॉट 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 इसलिए डालें कि आपको सब लिखने। अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिल सकती है एज अ सीए, आप लिखेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी। थ्रेट क्या रहेगा, है ना। थ्रेट क्या है, जैसे जॉब छूटना थ्रेट है, पैकेज अच्छा ना मिलना थ्रेट है, काम ज्यादा कराना थ्रेट है, वो सब इनको एनालिसिस किया जाता है। तो ये जब भी कोई एम्प्लॉय, जब भी कोई एम्प्लॉय क्या एम्प्लॉयर भी चाहे तो ये सब अपने लिए यूज कर सकता है। आप अपने घर में एक चार्ट बनाओ, ये लिखो स्वॉट, क्योंकि आपको दिखेगा तो सही कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बनी रहे और इंप्रूवमेंट हो उसके अंदर। वीकनेस दिखे तो सही और घटे,
लोग फोकस नहीं करते इन पर, ये सच्चाई है। आपकी वीकनेस है कि अगर आप 4 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे पढ़ने के लिए, ये वीकनेस है। मार्केट, आपको लर्न नहीं हो रहा है तो लिखो उसे, मार्क करो, दिस इज माय वीकनेस। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको लिखो, दिस इज माय वीकनेस। क्योंकि जब आप वीकनेस लिखोगे तब आप उसके वीकनेस को कवर करने के सोल्यूशन सोचोगे। वीकनेस, मुझे नहीं दिखता तो मैं क्या करूंगा, चश्मा लगाऊंगा ना, ये वीकनेस को दूर करने का तरीका है। कई इंसान मोटे होते हैं, वीकनेस है ना मोटा होना, पर्सनालिटी तो खराब दिखती है भाई। जिसका एक क्या बोलेंगे हेरिडिटी है या जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मोटा हो और वो पतला ना हो पाए? पॉसिबल ही नहीं। उस वीकनेस को दूर करने के उपाय सोचने पड़ेंगे। जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम घर में बैठ के गर्म पानी तो पी सकता है। सब जानते हैं इस बात को कि गर्म पानी पियोगे वो अंदर के जो बैड सेल्स हैं उन बैड सेल्स को रिमूव करेगा। टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि वीकनेस है तो वीकनेस ही है। तो ये सब चीजें जो स्वॉट का जो चार्ट है इसलिए बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है कि जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो उस रिज्यूमे के अंदर आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। रिज्यूमे में स्वॉट नहीं बताओगे लेकिन इसके बेस पर अपना रिज्यूमे बनाओगे। स्ट्रेंथ आप लिखोगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाई शुड आई हायर यू, बताओ, एक्सप्लेन योरसेल्फ। जरूरी है ना, तो अपने बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर सकते हो। मैं एमएचआरडी में जब सेलेक्ट हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू। उन्होंने पूछा, साफ बोलते हैं एकदम मुंह पर, जो मर्जी, इससे कोई मतलब नहीं, सब पूछते हैं ये क्या ऑप्ट है, क्यों लें आपको। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, रिट की जरूरत थी उन्हें। मैं कहा जी मैं रिट में बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छी है। उनको तो मेन काम से ही मतलब है ना। कहते हम आपको अगर आउट ऑफ दिल्ली कहीं भेज दें किसी रूरल एरिया में, अर्बन नहीं रूरल बोल रहे हैं साहब, मैं कहा आई डोंट माइंड। उठा के पट्टों ने छत्तीसगढ़ भेज दिया सीधा। चलो जी, तो ये हालात होते हैं। लेकिन क्या है कि वे मेरी से पहले से स्ट्रांगनेस थी, मेरी वो स्ट्रेंथ थी। अकेले रहने में मेरे को परेशानी नहीं है, खाने के अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ भी खिला दो इंसान को छोड़कर, कुछ भी का मतलब कुछ भी। वहां मैंने ऐसी ऐसी सब्जियां खा ली मुझे उनके नाम नहीं पता थे। वो बोलते थे हमारी ये फेमस है जी, हमारे यहाँ की नाम बताया, एक नाम बड़ा अजीब सा है, बरबट्टी। मैं दे भाई दे, बरबट्टी दे तू, कुछ भी दे। स्ट्रेंथ है मेरी, कोई कंप्लेंट नहीं आई वहां पर। लोग कंप्लेन करते थे जी खाना बेकार है, बीमार हो गए। मेरे को गॉड गिफ्टेड था कि मैं कभी इस तरह से बीमार नहीं हुआ। खाना जो मिल गया वो खा लिया, कभी कोई कंप्लेंट नहीं। मेरे से पूछा जाता था जी अगर आप अकेले हैं गेस्ट हाउस में तो आपको क्या दे दे ऐसा जिसमें हमारा भी टाइम बच जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए। तो मैंने कहा पुलाव, आई डू लाइक पुलाव वेरी मच। वो तो खुश हो गए भाई साहब, क्या करना क्या है, एक आलू काटना है, एक प्याज काटनी है, कोई और अगर वेजिटेबल है वो काटना है, चावल में मिक्स करना है, कुकर बंद करना है, 2 सीटी लगा देनी है और पूरा कुकर पकड़ा के मेरे पास चले जाते थे। छुट्टी सर जा रहे हैं हम, जाओ बेटा। बस मेरी एक ही रिक्वायरमेंट होती थी कि देसी घी रख जाना इसके साथ, मुझे देसी घी डालकर खाने में मजा आता है। दैट वाज माय स्ट्रेंथ। और उसके अलावा कोई नहीं खाता था। आज वहां पर उस डिश का नाम वकील साहब वाली डिश रख गया है, क्योंकि वो लोग पुलाव जानते ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था इसे पुलाव कहते हैं। बनाते थे वो कुछ और बोलते होंगे। शुरू में बड़ा मुझे परेशानी हुई इन्हें समझाने में। अब उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है वहां पर, वकील साहब वाले डिश को उठाया। जो जो पुराने लोग हैं वो अगर बोल रहे हैं कि जैसे किसी का, अब पुलाव नॉर्मली कब खाते हैं लोग, पेट चर्बी कम करनी, तो अरे वकील साहब वाली डिश बना दो आज। जो पुराने लोग अभी भी वहां पर रुके हैं
तो ये आप जब तक वो स्ट्रेंथ अपनी लिखोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। आपकी भी अपनी स्ट्रेंथ होंगी बहुत सारी, और बहुत सारी वीकनेस भी होंगी। जैसे मेरी वीकनेस है, मैं एरोगेंट हूँ बहुत ज्यादा, पढ़ाते वक्त नहीं, वैसे प्रैक्टिकली बहुत हूँ। पढ़ाना तो मेरा पैशन है एक्चुअली, मतलब पता नहीं क्यों इतना खुश फील करता हूँ पढ़ाकर कि बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मेरे प्रैक्टिकल बिहेवियर में कोई टांग अड़ा दे तो वहां मैं बहुत एरोगेंट हो जाता हूँ। बहुत झगड़े होते हैं मेरे, बहुत, मतलब वो देसी वाला स्टाइल चलता है वहां पे, इतना एरोगेंट है। तो वहां बहुत इस तरह की चीजें हुई, लेकिन फायदा था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार लेवल का मेरा डेजिग्नेशन था, तो मतलब सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर था, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बॉसेस हम बॉसेस नहीं होता। खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैंने वहां पर अप्लाई किया था बेटा, सच्ची बताऊं बात। मैंने वहां पर जाकर अपना स्वॉट चार्ट बनाया, मेरे को जो अपना एक, मेरे को एक वहां पर सूट मिल गया था रहने के लिए, उसमें मैंने एक उनसे कहा कि मुझे एक नोटिस बोर्ड चाहिए। नोटिस बोर्ड के ऊपर मैंने चार्ट लगाकर 4 लाइन खींचकर स्वॉट बनाया, उससे बड़ी हेल्प मिली। मैंने अपनी वीकनेसेस पर ध्यान दिया। जैसे एक बार शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता है मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है। ये पहली दिवाली है जब मेरे को फीवर नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपनी वीकनेस पर फोकस किया। तो पिछले साल जब मैं यहाँ वापस आया, वहां तो होता ही नहीं था, वहां नहीं होता था, वहां तो पोल्यूशन ही नहीं था, वहां तो होता ही नहीं था। दिल्ली में कभी ऐसा रहा नहीं कि बुखार ना हो, और वहां 4 साल रहा, कभी जुकाम नहीं हुआ। इतना बढ़िया वेदर, रूरल एरिया है, आसपास मेरे 2.5 एकड़ का जंगल था, बीच में हमारा गेस्ट हाउस था। सुबह उठो तो ऐसे लगता था कि क्या हो गया, मतलब ऐसे, मतलब इतना फ्रेश फ्रेश कि शुरू के 6 महीने तो ऐसे लगा कि जब दिल्ली आता था ना कि कहाँ आ गया, ऐसे लगता था कि कहाँ आ गया भाई साहब, मतलब जाना है वापस। और स्ट्रेंथ बनी मेरी, अकेले रहने की आदत पड़ी। तो आप भी कोशिश करना, अगर टाइम मिले, अभी तो टाइम है, मेरे को नहीं लगता कि भी आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो एक घर में एक ड्राइंग की जो शीट होती है ना, बचपन में जो मिलती थी 2 छेद वाली, उसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करना, शॉर्ट लिखना और उसमें लिखना शुरू कर देना, एंड देन फोकस ऑन योर वीकनेस फर्स्ट। स्ट्रेंथ को तो इम्प्रूव करना ही करना, लेकिन वीकनेस पर देखो क्या कह रहा है। यू कैन प्रिपेयर योर रिज्यूमे दैट इज ब्रीफ, क्लियर एंड कंप्लीट, मोस्ट लाइकली टू बी शॉर्ट लिस्टेड। अब कहा रिज्यूमे के अंदर इन्होंने उसको शॉर्ट को डाला है, क्योंकि वहीं से तो आप डिसाइड करोगे कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, और स्ट्रेंथ लिखनी बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ लिखनी बहुत जरूरी है। अब देखो जी, फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे आ रहा है, इसने हमें कहा है सबसे पहला क्या, देखो नाम क्या दिया है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, ऑर्डर वाइज, अल्फाबेटिकल, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो नेम, सबसे पहले तो यही लिखोगे अपना नाम, आपके हिसाब से चल रहे हैं कि सबसे पहले आप किसी को क्या बताओगे, माई सेल्फ योगेश गुप्ता, ठीक है। फिर आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके नीचे में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दूंगा। ऑब्जेक्टिव समरी, जिसने मुझे हायर किया उसको मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। जब आप जिस पोस्ट के लिए जाते हैं, आपको पहले से वहां पर पता होता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। हर ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा, डेजिग्नेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप एक क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो आपके क्लर्क के हिसाब से आपका वो होगा ऑब्जेक्टिव, और अगर आप एक ऑफिसर के हिसाब से जा रहे हैं तो ऑफिसर के हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप एक बॉस हैं तो आपके बॉस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लर्क का क्या काम है कि जो मुझे बॉस बोलेंगे, जो मेरे सुपीरियर्स बोलेंगे, आई विल डू विद माई बेस्ट एफर्ट्स। अब आप बॉस हैं तो ये वहां तो नहीं लिखोगे, आई विल टेक केयर ऑफ माई जितने भी जूनियर्स हैं और माई स्टाफ, आई विल टेक प्रॉपर डेजिग्नेशन ऑफ वर्क्स,
आई विल टेक बेस्ट आउटपुट फ्रॉम देम, इस तरीके की चीजें। डिपेंड्स कि आप कहाँ किस तरीके का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट में लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गई नेक्स्ट। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो सबसे पहले आपकी टॉपेस्ट है, कुछ जब बच्चे क्या लिखते हैं सबसे पहले 10th फ्रॉम सीबीएसई, 12th फ्रॉम ये, नहीं, रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए। क्वालिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि आप जिस पोस्ट के हिसाब से गए हो, आपका आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीटेड इन सो एंड सो। वो करिकुलर अचीवमेंट्स क्या है, प्लेड क्रिकेट वेरी गुड, आई एम वेरी गुड इन गिटार, समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी आपकी को करिकुलर अचीवमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हो। आप एनसीसी में थे तो आप एनसीसी का लिख सकते हैं, जिसमें भी थे आप वो आप लिख सकते हैं। हर किसी के अंदर को करिकुलर जरूर होता है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप देखते होंगे कि कोशिश की जाती है कि हर बच्चे को एक ग्रुप में डाल दिया जाए ना, स्कूल्स में हाउसेस में डाल देते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कम्युनिटीज बोलते हैं उनको, कम्युनिटीज के अंदर डाल देते हैं। वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट से आप वो वहां लिख सकते हैं, वो वहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंडेड, अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है तो वो जरूर लिखेंगे आप। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आपने मान लीजिए आर्टिकल से अपने जहां जहां ट्रेनिंग लिखेंगे तो आप लिख सकते हो। अगर आप फ्रेशर हैं, जब आप फर्स्ट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका लास्ट एक्सपीरियंस तो वही है एज एन आर्टिकल, तो आप लिखेंगे डन ट्रेनिंग विद सो एंड सो या डन आर्टिकलशिप विद सो एंड सो कंपनी, उसमें आप लिखेंगे उस दौरान आपने क्या क्या किया, डन बैंक ऑडिट्स, डन टैक्स ऑडिट्स, इस तरह से सब कुछ वो आप मेंशन करेंगे। देन स्ट्रेंथ आ गया, वो कहां से मिली, स्वॉट से। आपका अगर ऑलरेडी स्वॉट मार्क्ड होगा तो वहां से आप स्ट्रेंथ निकालेंगे और रिज्यूमे के अंदर आप जैसा जरूरत है वैसा फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट हॉबी स्किल्स एडिशनल, ऑप्शनल भी लिख दिया उसको, ये एडिशनल है। पर्सनल डिटेल्स आ गए, फिर लास्ट में आप पर्सनल डिटेल्स देखते हैं, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चीज़ें, जैसे कई चीज़ें लिखते हैं, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस अगर है तो जो चिल्ड्रंस कितने हैं उसमें भी मेंशन कर देते हैं सारा, इस तरह की चीज़ डिपेंड्स। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी है, मैरिटल स्टेटस ज़रूरी है उनके लिए जानना। बहुत सारी जगहों पर उनको पता है कि हमें कहाँ भेजना है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी को, कि उन्हें पता है कि वहां पर होना चाहिए एक बंदा जो लॉन्ग लास्टिंग रुक जाए, तो फैमिली साथ जाएगी तो रुक जाएगा ना, और पता चला कि फैमिली नहीं साथ जा सकती तो वो कैसे रुकेगा, क्योंकि होली दिवाली दशहरा पहले इसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई रही होगी ना कि सर जाना है, जैसे मैं करता था, मैं फैमिली को लेकर नहीं गया था, बस कैलेंडर पर ध्यान रहता था किस दिन सैटरडे संडे के साथ छुट्टी अटैच हो रही है, कि सरकारी डिपार्टमेंट सैटरडे छुट्टी, जहां मंडे छुट्टी आ गई हमने एक छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली फ्राइडे की और गायब हो गए वहां से, ठीक है ना। तो वो ड्रॉबैक है, लेकिन मेरे केस में उनको ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ मैटर्स हमारे सुप्रीम कोर्ट होते थे तो उनको फायदा होता था, मैं छुट्टी लगाता था वो अटैच कर देते थे, फला फला जगह मिलाना, सारी मिनिस्ट्री यहीं थी, मिनिस्ट्री के लोग यहीं बैठते थे, कुछ भी काम है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, फिर वो, मैंने कहा काम पहले दे देते हो छुट्टी बाद में देते हो आप। लेकिन कभी कभी फायदा क्या होता था, वो मेरी पर्सनल छुट्टी ऑफिशियल छुट्टी में काउंट हो जाती थी, मेरा अपना आने जाने का खर्चा फ्री। चलो, तो ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला एक तरीके से उसने स्टूडेंट लिया था, नीचे कह रहा है जॉब एप्लीकेंट्स के लिए। अब देखो जॉब एप्लीकेंट्स में क्या आ रहा है, फिर सेम एक तरीके से वही है, थोड़ा एसी चला दे, कुछ बड़ी देर से ना वो हो गया।
सफोकेशन की स्मेल आ रही है। हमारी बॉडी की ओडोर होती है ना वो। हाँ जी बेटा, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव समरी सेम है, इसमें ऐड कर दिया। क्या कह रहा है? कैरियर समरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब एज एन कैरियर आप हमें बताएंगे कि मैं अभी प्रेजेंटली क्या कर रहा हूँ, पीछे मैंने क्या क्या किया, वो भी मैंने कहा रिवर्स ऑर्डर में चलता है, उसमें भी रिवर्स ऑर्डर चलता है, प्रेजेंट देन पिछला, पास आ जाएगा। फिर उसी के अंदर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जब आप एज अ चार्टेड अकाउंटेंट जा रहे हैं इंटरव्यू देने, रिज्यूमे में आप अपना चार्टेड अकाउंटेंसी का दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप सारी डिटेल लिखेंगे कि मेरे को कहाँ का मैंने एक्सपीरियंस लिया, किस किस कंपनी के अंदर। तो शुरुआती स्टेज पर आप बिल्कुल वरीड मत होना कि कहीं पर आप लिख रहे हो 3 महीने 2 महीने 6 महीने, शुरुआती स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब सबको पता होता है कि जो जब तक ये 20s वाली जो एज रहती है तब तक बंदा बड़ा फ्लक्चुएटिंग रहता है, क्योंकि उसे अपने करियर पर फोकस करना है। जब हम बोल ही रहे हैं करियर, तो उसने डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंपनी उसके लिए ज़्यादा सुइटेबल है। तो जो ज़्यादा सुइटेबल नहीं है 2 महीने 3 महीने करा और छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो वहां पर एकदम से आप वरिड मत होना। और सीनियर पोस्ट के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो मैंने जूनियर पोस्ट के लिए बताया था आपको कि 6-6 महीने का एक्सपीरियंस। आप सीनियर पोस्ट पर होंगे पहले से, उनको पता है कि भैया हम अच्छा पैकेज नहीं देंगे, कोई अच्छा पैकेज देगा तो उसने पढ़ाई किस लिए की है, हमारे पास घास खोदने के लिए थोड़ी की है। उसको अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वो जाएगा ही जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? उसने बता दिया देखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, कंपनी 1 में, कंपनी 2 वो डिटेल्स हो गई, वो उसी के साथ होना चाहिए था, अलग डॉट लग गए, गलत लग गए जहां तक मुझे लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो आपका किस में आ गया? एक्सपीरियंस में आ गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? देन एजुकेशनल डिटेल्स, इसके बाद आपकी हॉबीज, ये ऑप्शनल होता है, आप बताना चाहो तो बता सकते हो। पर्सनल डिटेल्स, फंक्शनल रिज्यूमे, इसके बारे में जरा पढ़ लीजिए, डिटेल कुछ नहीं बता रहा क्या है ये, बेसिकली तो ऊपर वाला ज्यादा मैटर होता है। क्या कह रहा है ये, क्या है? स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड है, आपको सिर्फ अपने स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स पर फोकस करना, तो बात वही एक्सपीरियंस में आ जाएगी। उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं, जहां पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख रहे थे वहां पर आपका एक्सपीरियंस में ही काउंट हो जाएगा। और स्किल्स क्या होते हैं यहाँ पर बताइए? अगर आप टैक्सेशन में एक्सपर्ट है तो आपके स्किल्स हो गए, बहुत बड़ी डिमांड है टैक्सेशन की, क्योंकि कंपनीज को जो झोल झोल करना है वो टैक्स में ही तो करना है, बाकी किस में करोगे? बाकी सब तो अकाउंट्स ही है, एज पर रूल्स एज पर गाइडलाइंस करना है, जो बचाना है वहां तो टैक्स में बचाना है। तो टैक्सेशन अपने आप में बड़ी एक्सपर्टीज फील्ड कहलाती है, ये चीज कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिज्यूम में ये मिक्स हो गया, तो एक ही बात है, जहां पर हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे वो हमारा स्किल्स में आ गया, तो ये हमारा कौन सा बन गया? कॉम्बिनेशन रिज्यूम। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ रिज्यूमे, जैसे ईमेल में भी था, इसमें भी है कि क्या क्या पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। क्या देखो लिख रहा है, फटाफट पढ़ जाओ जल्दी से, पढ़ जाओ। सिंपल एंड रीडेबल हो गया। हाँ जी, मैंने कहा कहानी नहीं लिखनी पूरी, मैंने आगे आ जाओ रखे। स्टेट योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव पर बड़ा ध्यान देना है कि वो भी पूरी कहानी मत लिखना है कि पढ़ते ही बोर हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट, फॉल्स डिटेल्स, फॉल्स डिटेल से आपको दूर रहना है, कई लोग लिख देते हैं लॉजिकली, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप जो रिज्यूम में पढ़ रहा है वो लॉजिकली लगे,
लॉजिकली इन द सेंस जैसे कई बार क्या होता है, हमने एक पढ़ा था रिज्यूमे, उसने लिखा जी मैंने तो 91 में 12th पास की थी और 92 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली। लॉजिकल नहीं है ना, वैसे ही लिखना था, लिख दिया उसने, वो उसने अपना दिमाग यूज नहीं किया। आया तो मतलब छोटी सी पोस्ट के लिए था, लेकिन हम वैसे ही पढ़कर हंस रहे थे। पता है कैफे के अंदर इंटरव्यू देने आया था, तो हमने हाउसकीपिंग के लिए रखा था उसे, ऐसे लिखा था उसने 91 में ये किया था, 92 में ग्रेजुएशन कर ली। उनका बहुत ही ग्रेट है। तो लॉजिकल मतलब ज्यादा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये लॉजिकल है, कि लॉजिक लगे कि भाई ये लॉजिक है कि मैंने ऐसे किया हुआ है। कुछ लोग नहीं कर पाते ध्यान, ठीक है ना, फ्लोज लॉजिकल। हाँ जी, टोन शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हाँ जी, हाँ मतलब कई लोग क्या करते हैं, जाते कहाँ थे जी, मैं तो एबीसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। टीचर्स टीचर्स भी करते हैं कई बार, अरे वहाँ का ऑनर तो बड़ा ही खराब है, क्या करता है जी, अरे ये करता है वो करता है फलाना ठिकाना। अब दूसरे ऑनर के सामने किसी और ऑनर की बुराई कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा कि भाई जब यहाँ से कहीं और इंटरव्यू देने जाएगा तो मेरी कहानी भी। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां तो हैं, मेरे अंदर भी अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयां भी हैं, आप में भी है, सबके साथ होता है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लस माइनस तो चलता रहेगा, है ना। कोट आती है ना कि हमारे अंदर दो घोड़े होते हैं हर इंसान के अंदर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। द होम यू फीड मोर, द होम यू फीड मोर, वही ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अब नेगेटिव को ज्यादा खिलाओगे, अब वहां पे खिलाना क्या है, अपने दिमाग की सोच। पॉजिटिव को ज्यादा खिलाओगे तो पॉजिटिव ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना बी पॉजिटिव, इसलिए कहा जाता है। ये है टोन शुड बी न्यूट्रल, नो ग्रामेटिकल एरर। ये ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, डू नॉट मेंशन द एक्सपेक्टेड सैलरी अनलेस आस्क। ये बहुत जरूरी है। अभी बंद मत कर बैग बेटा। अच्छा अभी एक और चीज करनी है। नहीं नहीं, हाँ अभी अगला पॉइंट छोटा सा है, छोटा सा पॉइंट। क्या हुआ बेटा, मेरी क्लास 8 बजे थी, है ना। 8 बजे से 9 बजे वाली बाई चांस नहीं हुई, जो 9 बजे इनके साथ थी वो नहीं हुई, नहीं वो पोस्टपोन होकर अगली उसमें चली गई। तो मैं तो 8 बजे से घर का बाहर निकला हूँ। क्यों, तो इसका भी रिज्यूमे के इन्होंने फॉर्मेट दे रखे हैं, जरूर देख लेना, ठीक है जी। नहीं नहीं अभी नहीं छोड़, क्या हो रहा है, आपकी सिस्टर है, रियल सिस्टर है। देखो बेटा, फिर वही अभी तो बता रहा था स्वॉट, अब अपनी वीकनेस पर आप पा रहे हो। अभी स्वॉट डिस्कस किया ना, आप एस को भूल गए, डब्ल्यू पर आ गए हो आप। अपनी एस को पहचानो। ये रोज मारते हो डायलॉग मेरे सामने, है ना। कल आए नहीं, 10 बच्चे ही आए बस। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट हो,
बस 10 मिनट दे दो, ओनली 10 मिनट बेटा, गारंटेड। 10 मिनट बाद अपने आप उठ के चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। टाइम नोट करो, 12:13 हो रहे मेरी वॉच में, 12:13 हो रहे। आप 23 पर उठ जाना, प्रॉमिस। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, 10 मिनट मुझे पूरे दो। फिर ऐसे नहीं कि आप बैग वैग पैक करके बैठे हो तो वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा। बेटे मीटिंग्स पर आ रहे हैं, सुनो बेटा, हम मीटिंग्स पर आ रहे हैं। मीटिंग्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की मीटिंग्स होती हैं। आपने भी सुना होगा एजीएम हो रही है ना, एनुअल जनरल मीटिंग। एक जीएम होती, जनरल मीटिंग्स होती हैं, या अनऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, सिंपल कैजुअल मीटिंग्स होती हैं। तो ये मीटिंग्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है, क्योंकि मीटिंग से एक दूसरे के साथ ट्रांसफर ऑफ ओपिनियंस, शेयरिंग ऑफ, चाहे वो प्लस हैं चाहे माइनस हैं। कुछ के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड शेयर होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी शेयर हो जाते हैं। अगर हम सारे बैठकर मान लीजिए कहीं पर कॉफी पी रहे हैं, तो कॉफी पीकर जब बात करते हैं तो उस वक्त जनरल टॉक्स के अंदर हम कैजुअल बातें करते हैं, और कैजुअल बातों में बहुत सारी बातें निकल आती हैं कि सर उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। वो रिजॉल्व हो जाते हैं तुरंत मटेरियल। अगर उनको रिजॉल्व ना किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। देखो कहता है एक कॉर्पोरेट, क्योंकि हम सीधा कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, ऊपर बाकी सारी कहानी है। इन कॉर्पोरेट सेटिंग मीटिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग होनी ही होनी है, जरूरी होनी है। क्या लिख रहा है? अ रेगुलर मीटिंग इन्वॉल्विंग शेयर होल्डर्स हो सकती है, मैनेजमेंट होती है, बोर्ड मीटिंग्स भी होती है, और साथ में एनुअल जनरल मीटिंग। ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, शेयर होल्डर्स या मैनेजमेंट मीटिंग जो करती है। ये है हमारी कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। ऑपरेशनल मीटिंग जो बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन का पार्ट बनती है, वो इसके एग्जाम्पल पहले समझ लें। कमिटी मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग, सेल्स मीटिंग, जो रेगुलर होती रहती है। कमेटी मीटिंग मतलब कमेटी बना दी गई, जैसे मैं वहां पर एक कमेटी का पार्ट था। उस कमेटी के अंदर क्या था कि किसी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, अब उस एलिगेशन को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बन जाती है, मुझे उसका मेंबर बना दिया गया। तो कमेटी मीटिंग के अंदर हमने उस पर्सन का क्रॉस क्वेश्चनिंग जो भी करना था, इंटेरोगेशन अपने स्टाइल से किया। उसके बाद फिर हमने एक अपनी मीटिंग की, जो सबने ऑब्जर्व किया उसकी बातों को, उसके क्वेश्चन आंसर्स को, फिर हमने मीटिंग की, कमेटी मीटिंग। यानी हर कमेटी, ऐसा नहीं जरूरी वही कोई भी कमेटी बन जाएगी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमेटी होती है, कई तरह की कमेटी होती है। तो क्या कह रहा है? कमेटी मीटिंग रेगुलर और एडॉक मीटिंग। रेगुलर तो होगी होगी, एडॉक मतलब क्या हुआ कि एकदम अर्जेंट लगा, सबको कॉल कर दिया, आ जाओ भाई बैठ जाओ। एडॉक उसे कहते हैं, अचानक से। अरे भाई पढ़ाने दे यार। हाँ, प्लानिंग मीटिंग कि कुछ प्लान करना है, और सेल्स मीटिंग। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो गए? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। इसमें कौन कौन एम्प्लॉय हो गए? मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। ऊपर कौन थे? शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब मीटिंग के रिक्विजिट्स बता रहा है। ये मीटिंग तो समझ में आ गया कि मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। इसके रिक्विजिट्स क्या क्या है? पहला, सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स। हमने बुलाना किसको, हमने बुलाना किस किस को है, क्योंकि हर किसी को नहीं बुला सकते, तो आपको उन पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 100 एम्प्लॉइज है तो 100 के 100 को बुला लेंगे आप 100 में से 10 बुलाएंगे, और हर किसी को जिम्मेदारी दे दी अगले 10 की, तो नहीं, उन 10 को आपने एड्रेस किया। तो क्या कह रहे हैं? द पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग हैव टू बी चूजन विद एक्सट्रीम केयर। ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जो सिलेक्शन है पार्टिसिपेंट्स का, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। सेकंड,
सेट एन एजेंडा। एजेंडा क्या होता है बेटा? पर्पस। मीटिंग का पर्पस क्या है उसको कहते हैं एजेंडा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर मीटिंग का एजेंडा डिसाइड होना जरूरी है। सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट डिसाइड हो गए, मीटिंग का एजेंडा डिसाइड हो गया, तो हम किसको, सबको मीटिंग का इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। अपॉइंट अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन होता है? देखो पढ़ो, लिखा हुआ है, टू गाइड द मीटिंग टू इट्स लॉजिकल। मीटिंग को गाइड करता हूँ, हाँ जी अब आपके सामने ये आ रहे हैं, ये बोलेंगे, अब आपके सामने ये आ रहे हैं, ये इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटर। वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पीकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या इंश्योर करेगा? पार्टिसिपेंट्स स्टिक टू द एजेंडा। उस फैसिलिटेटर का काम क्या है कि पार्टिसिपेंट्स एजेंडा से बाहर ना जाएं। सेकंड, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा कि सुबह 9 से 10 में ये चलेगा, 10 से 12 में ये चलेगा, 1 से 2 में ये चलेगा, इतने दौरान लंच होगा। वो पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब कर देगा फैसिलिटेटर। इनेबल्स कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। वो कंट्रोल रखेगा सब पर, वॉच करता रहेगा और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ऐसा ना हो कि झगड़ा हो रहा है, नहीं, उस तरीके का उसका काम होगा। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, तो मैंने कहा झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? फैसिलिटेटर से। तो इसलिए पहले से ही फैसिलिटेटर एक ऐसा प्रोमिनेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसका कंट्रोल है। जिसका कंट्रोल नहीं, उसको फैसिलिटेटर को मानने बनाने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप। मीटिंग का एजेंडा सब कुछ हो गया, तो आप उसे एनालिसिस कर लेंगे। आफ्टर मीटिंग कंक्लूड्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसीडिंग। आपने मीटिंग के बाद एक ब्रीफ बनाना है जिससे कंक्लूजन निकल सके। इज प्रिपेयर्ड, नोन एज मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं। तो वो क्या काम कर रहा है? कंक्लूड कर रहा है। तो उसका किससे बन गया? अराइव एट क्लियर कंक्लूजन। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं उससे उसका कंक्लूजन निकल कर आता है। अगर वो फैसिलिटेटर है तो ऑब्वियसली वो ऊपर की टीम को वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सर्व करेगा, डिस्प्ले करेगा और उसमें अपना कंक्लूजन देगा कि क्या निकल कर आया। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। फैसिलिटेटर भी इस तरीके का पर्सन होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। उसको देखना है कि मैंने जो 10 लोग बुलाए हैं उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि अब तुम बोलो, ये तुम्हारा काम है। जैसे आप जब गए होंगे पिकनिक पर तो सर ने किसी एक को एक कुछ ड्यूटी दे दी होगी, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये कंट्रोल करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। वो क्या करना है कि आपके अंदर से ग्रूमिंग हो रही है, तो वो उसका काम है कि उनको ग्रूम भी करना है। ठीक है ना। जूनियर्स ओनली कंट्रीब्यूट व्हेन आस्क्ड। अब उसमें क्या होगा कि जो लोग अपॉइंट हो गए वो तो वही करेंगे, लेकिन बाकी के लोग कब करेंगे, आगे कब आएंगे, जब उनसे कहा जाए। ठीक है। अब नीड फॉर एजेंडा, हमने एजेंडा बनाया, उस एजेंडा की नीड क्या है? एजेंडा को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले वो क्या करेगा? डिसाइड पर्पस, देन टॉपिक्स, फोकस्ड ऑन इश्यूज। उसके बाद क्या रहा है? गाइड द पार्टिसिपेंट्स एंड देन सबको स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया। आप देखते होंगे, हाँ जी 5 मिनट हो गए, आप आ जाओ वापिस, 1 मिनट रह गया, कंक्लूड करो। इस तरह से करते रहते हैं। इन्फॉर्म द सीक्वेंस, क्योंकि फैसिलिटेटर का काम ये है। ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि 9 बजे क्या होगा, कौन इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे और किस तरीके से इसको, देखो लिखा है ना 9 बजे इंट्रोडक्शन होगा जी, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, नेम ऑफ द स्पीकर उस वक्त कौन बोलेगा, और टाइम कितना है 15 मिनट। ये पूरा बेटे इस मीटिंग का पूरा टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। आप जब सीए की उसमें फील्ड में जाएंगे, कभी कभी आपको कंपनीज तक इनवाइट करेंगी, सीए इंस्टीट्यूट भी आपको भेजेगा। सुमित सर जाते रहते हैं, मेरे को भी कई बार मौका मिला है। हमारी अपनी भी मीटिंग्स होती हैं पूरे एजेंडास के साथ और पूरा एकदम टाइम के साथ ब्रीफिंग चलती है। कहा जाएगा जी 1 से 2 लंच, 1 बजे उठते ही लंच हो गया, 2 बजे फिर से स्टार्ट, ना नुकुर नहीं चलती। ठीक है ना। एक उसने टेम्पलेट आपको बनाकर दिया है मीटिंग का कि डेट है 1 तारीख 1 जनवरी, टाइम है 6 बजे सुबह, लोकेशन
डाल दी जाएगी, सुमित सर का एड्रेस आ जाएगा, एजेंडा ऑफ मीट आइटम्स लिख दी सारी, कॉल टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर में काम होगा वो सारा ऑर्डर बता दिया जाएगा, प्लेज ऑफ एलिजियंस, लॉयल्टी की शपथ लेना कि हाँ भाई हम जो करेंगे फलाना, कई चीजें होती है ना, वेलकम इंट्रोडक्शन होगा, रोल कॉल, मैंने इसलिए लिख भी दिया उसके आगे, रोस्टर, रोस्टर समझते हैं ना, टाइम टेबल एक तरीके से पूरा, अप्रूवल ऑफ प्रीवियस जो पिछली मीटिंग के मिनट्स के अप्रूवल्स हुए थे वो इस मीटिंग में सबको दिखा दिए जाते हैं, ये देखो जी। ओल्ड बिजनेस मतलब ये उसमें हो गया कि उस वक्त डिसाइड होता है कि पुराना हमारा क्या था, अब हम क्या नया नया करने की सोच रहे हैं, वो सब चीजें। एडिशंस टू एजेंडा, अगर कोई एजेंडा में एडिशंस हो रहा है तो वो सब, कैलेंडर, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट क्या होता है, ये ठीक है जी। मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लो, जो मैंने बताया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, लास्ट में सिंपल सी ब्रीफिंग, जो कुछ मीटिंग में हुआ उन सबका एक छोटा छोटा कंक्लूजन बनाया जाता है। तो उसमें क्या आ रहा है, देखो, वेरियस पार्टिसिपेंट्स में हैव डिफरेंट रिकलेक्शंस ऑफ द मीटिंग। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग से क्या होगा, जब आप उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि एक ब्रीफ आएगा हर किसी का, आप उस ब्रीफ से रिकलेक्ट कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था। कई बार मैं बोलकर भूल जाऊंगा, लेकिन जब उसमें ब्रीफिंग में लिखा होगा तो मैं रिकलेक्ट कर लूंगा। डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं कई तरह के मिनट्स ऑफ मीटिंग के। इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन, लेकिन उसमें क्या होगा, जब मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी तो आप वो टास्क भूलेंगे नहीं, कंट्रोल में रहेगा। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब कुछ उसके अंदर आया है, रिटन रिकॉर्ड होगा। यूज्ड एज रिमाइंडर, उसके अंदर अगर कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए हैं तो वो रिमाइंडर हैं, तो कह रहा है कि हाँ जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये समस्या है तो नोट कर लो जी, तो रिमाइंडर बन गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है जी। कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन, कोर्ट तक पहुंच जाता है मैटर। स्टेप्स इन राइटिंग द मिनट्स, फिर वो स्टेप्स हैं, ये आपको इसमें बहुत सिंपल है। पहला आप क्या करेंगे, प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग के बाद रिकॉर्ड टेकिंग ऑफ द मीटिंग, जितना भी मीटिंग में सब कुछ हुआ उस पूरे को पूरा रिकॉर्ड करेंगे आप, वो सारी डिटेल आ जाएंगी। इन चीजों को देखना आपने, थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ, फिर डिस्कस भी कर सकते हैं हम इस पर आगे। द मिनट्स राइटिंग प्रोसेस, जो हमारा राइटिंग प्रोसेस है, क्या हो गया, बच गए, अच्छा आप तो ये भी खत्म हो गया बस। अब आपने मुझे दिए ही 10 मिनट थे तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, तो कभी कभार ये भी मान लेते हैं कि अगर 10 की बजाय, लेकिन आप देखेंगे बहुत इजी चीजें हैं, एक बार इनको जरा सा गो थ्रू हो लेना, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा वास्तव में स्पीडी हो गया है, लेकिन इसको एक बार जरूर घर जाकर देखिए, ठीक है। वेलकम जी, वेलकम।